दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बात 1980 की है। ये हाँ, ऐतिहासिक मिनर्वा मिल्स केस में और उस समय की बेंच जो थी उसमें माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उस समय थे जस्टिस YB चंद्रचूड़ साहब का वो ऐतिहासिक फैसला, जहाँ फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को एक ही सिक्के के दो पहलू या एक ही रथ के दो बराबर के पहियों के बराबर बताया गया था और एक दूसरे पे रफ शॉट नहीं ले सकता है, ये बात उभर के सामने आई थी, कलमबद्ध हुई थी, ये बैलेंस की बात हुई थी। इतिहास आज उसी मोड़ पे हमको पहुंचा दे रहा है, उस ऐतिहासिक जजमेंट में जो परिस्थितियां थी उन्हीं परिस्थितियों में पहुंचा दे रहा है। बस फ़र्क ये है कि आज जो बैलेंस की आवश्यकता है वो दो फंडामेंटल राइट्स के मध्य है। जी हाँ, राइट टू नो एंड राइट टू प्राइवेसी के मध्य है। और इस बैलेंस की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि वास्तव में ये हम सभी को डिफाइन करते हैं। कैसे? हम आप हैं क्या? जब तक जीवित हैं क्या करते हैं? अरे कुछ नहीं करते हैं, हर समय डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं। जिस समय डाटा की प्रोसेसिंग बंद हो जाती है, हमारी जीवन लीला समाप्त घोषित कर दी जाती है। हम बात कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे, हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, हम तर्क वितर्क कर रहे हैं, किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। एक्चुअली में हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं और प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के लिए या मेरे स्वयं के लिए एक नए डाटा की तरह काम करती है। वो बात अलग है कि डाटा बिना डाटा के, दैट इज बिना राइट टू नो के कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं हो सकती। आप प्रोसेस क्या करोगे? और ये बात भी अलग है कि जो इंफॉर्मेशन आएगी वो आप अपने तक रखोगे कि बाहर कम्युनिकेट करोगे। लेकिन जो इंफॉर्मेशन होगी या डेटा होगा वो कम्युनिकेट भी होगा, चाहे आप अपने निजी डोमेन तक ही कम्युनिकेट करो या आप उसे पब्लिक डोमेन तक भी ले जाओ। हाँ, प्राइवेट डोमेन या निजी डोमेन भी परिस्थितियों के अनुसार होता है। हेल्थ के संबंध में आपका कोई रिश्तेदार आपके हेल्थ के विषय में न जाने, ये आपकी प्राइवेसी हो सकती है। परंतु आपका प्रोफेशनल डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर उस विषय में जा रहे, वो आपके प्राइवेसी के डोमेन में आ सकता है। मानते हैं कि नहीं? बात मानते हैं ना? तो इसी तरह से प्राइवेसी भी कोई एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं, ये केस टू केस बेसिस पे सर्कमस्टेंसेस के आधार पर है। इसी तरह से आपका घर, मकान नंबर इत्यादि जो है, इससे रिलेटेड डाटा के लिए कॉलोनी के रिलेटेड डाटा सब कुछ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की फाइल में होता है, पब्लिक सर्वेंट के पास होता है ना, एक फाइल में है, सब कुछ पब्लिक सर्वेंट के पास है। अब कोई आदमी, आप चाहेंगे कि क्या मेरी ये जो मेरा पता है, मेरा एड्रेस है, क्या सरकारी फाइल में है कि नहीं? तो आप राइट टू नो का एप्लीकेशन करेंगे और अपने प्राइवेट डेटा को देखेंगे है कि नहीं। परंतु उस डेटा को, उन फाइलों को जब आप देखेंगे, उस पन्ने को जो मिलेगा, तो उसमें अगल बगल के, उसके आगे पीछे के भी नाम मिलेंगे। और वहाँ जब मिलेंगे वो नाम, उसे छुपा के भी नहीं दिया सकता, वरना डाटा की सैंक्टिटी टूट जाएगी। तो इस केस में नाम, पता, घर का जो एड्रेस है जो आपका है, लेकिन जब सरकारी फाइल के पन्नों में है तो वो प्राइवेसी में नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन जो है वो फिर दूसरों को भी अवेलेबल हो जाएगी। सिमिलरली फॉर एग्जांपल आधार या राशन कार्ड इत्यादि में थंब इम्प्रेशन है, आई का रेटिना है, सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं, सिग्नेचर हैं, ये लिए भी जाते हैं अलग अलग उसमें गवर्नमेंट के द्वारा। कोई व्यक्ति जो है वो इसके विषय में गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकता है, क्योंकि फिर बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न हो जाएगा। एक्चुअली में राइट टू प्राइवेसी को वास्तव में बहुत अच्छे से डिफाइन करने की ज़रूरत है।
और इसके लिए कुछ गाइडलाइंस की भी ज़रूरत जान पड़ती है। एक्चुअली में बिना डेटा के या राइट टू नो के किसी भी तरह के प्राइवेट डेटा या इंफॉर्मेशन या इनोवेशन या प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कुछ भी कहिए आप, हेल्थ इशू जो भी है, पर्सनल फैमिली बात, कोई बिना डेटा के और उसके कम्युनिकेशन के, राइट टू नो के बिना राइट टू प्राइवेसी संभव ही नहीं है। लेकिन राइट टू प्राइवेसी के नाम पर आप राइट टू नो को नहीं ख़त्म कर सकते हैं। राइट टू नो वो सबसे बड़ा स्फीयर है जिससे वास्तव में हम आप या हमारा पूरा देश समाज चलता है। हमारी जितने भी हम जिस हर समय जो भी डेटा प्रोसेस करते हैं, ज़्यादातर वो पब्लिक डोमेन में देर सवेर या जाने अनजाने आ ही जाते हैं। तो एक्चुअली में राइट टू नो, राइट टू प्राइवेसी के बीच में बैलेंस बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि राइट टू प्राइवेसी को ही सबसे अच्छे से हम डिफाइन कर लें। और उसके लिए कितना भी अच्छा डिफाइन कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस बदलते रहते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स भी बनाते हैं। और ये प्राइवेसी चूंकि इंडिविजुअल से रिलेटेड सबसे ज़्यादा मैटर है, तो यहाँ पर इफेक्ट जो है यहाँ पर, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बहुत आवश्यक है, खासकर इसको राइट टू नो से बैलेंस करने के लिए। बैलेंसिंग का सबसे अच्छा तरीका ये है कि राइट टू प्राइवेसी को अब डिफाइन किया जाए, क्या चीज़ वास्तव में प्राइवेसी में आएगी या आ सकती है। कोई भी जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, जो विजनरी है, जिसके पास इंटरप्रिटेशन की 142 की असाधारण शक्तियाँ हैं, वही ऐसा कर सकती है, क्योंकि इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में ही वास्तव में चीज़ें लॉ का इफेक्ट देखा जाता है। आज के फास्ट कम्युनिकेशन के युग में अब 1951 से लेकर 2007 तक की जर्नी का वक्त नहीं है, जो ऐतिहासिक जर्नी थी शंकरी प्रसाद से लेकर, जी हाँ, आपके कोयले जजमेंट जब मध्य में 1967 गोलकनाथ जजमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के सनातन भारतीय जजमेंट 1980 में मिनर्वा मिल्स जजमेंट, ये जर्नी थी फंडामेंटल राइट्स और आपका डीपीएसपी के बीच बैलेंस की जर्नी थी बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के साथ। लेकिन राइट टू प्राइवेसी वर्सेस राइट टू नो जो है, ये हर एक इंडिविजुअल से जुड़ा है और हर समय हर आदमी इसका प्रयोग कर रहा है, और इसके बहुत सारे रेमिफिकेशंस हैं, और यही डेमोक्रेसी को जीवंत किए हुए हैं। मैंने पहले कहा राइट टू प्राइवेसी को इसलिए कॉन्साइज करने की स्पेसिफिक ज़रूरत है क्योंकि राइट टू प्राइवेसी के नाम पर आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट या मोरल करप्शन या आप कह सकते हैं प्राइवेट फाइनेंशियल करप्शन इत्यादि, ये सब आप नहीं प्रमोट कर सकते, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो। क्योंकि जब भी ऐसा होगा तब कहीं ना कहीं इस तरह का करेक्शन आर्बिट्रेरियसनेस लाएगा, रूल ऑफ लॉ में आर्बिट्रेरियसनेस लाएगा, सिटीजन्स को बराबर की नज़र से नहीं देखेगा, किसी को वरीयता देगा किसी को नहीं, किसी के अधिकारों को अनावश्यक फ्रीडम दे देगा कि वो दूसरे को अनावश्यक प्रभावित कर दे, दूसरे को अधिकारों को हनन कर दे। दरअसल जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैपिंग के एक एपिसोड में मैंने बात की कि डेमोक्रेसी की आइडियल कंडीशन में जो इंडिविजुअल है, इंस्टीट्यूशन है, कंधे से कंधा मिला के चलते दिखेंगे। इंडिविजुअल जो है मैपिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, वो लॉज को अपने तरफ से इंटरप्रीट भी करने लगेंगे, आपको जनरेट नए लॉ के लिए डिमांड भी जनरेट करेंगे। आपको हमारा जो एक तरह से कुछ ना कुछ पार्ट इंस्टीट्यूशन पे है, इंस्टीट्यूशन फर्स्ट एमंग इक्वल में होंगे और उनको डिसाइड करना पड़ेगा, पावर उनके ही पास होगी। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल जो है वो कंधे से कंधा मिला के चल सके और डेमोक्रेसी जो है वो जीवांत रहे, तो इसलिए ज़रूरी है ये बैलेंसिंग की जरूरी। राइट टू प्राइवेसी में जैसे बताया कि किस तरह से डिफाइन हो सकती है, इसी तरह से आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज में जो भी पढ़ रहे हैं, किसी बैच में जो लोग पढ़ रहे हैं, वो डेटा जो हैं
वो आपके डेटा हैं, ठीक है आपका डेटा है, लेकिन वो फाइलों में उसी तरह से है कि इस बैच में कौन कौन लोग हैं, कितने कितने लोग हैं, वो एनरोलमेंट नंबर है, कौन कौन साथ पढ़ा है, कौन कौन नहीं पढ़ा। ऑफ कोर्स आपका जो पर्सनल डेटा है, पर्सनल मार्कशीट है, वो राइट टू प्राइवेसी को छुएगा। कोई उसको लेकर कहीं पता लगा बैंक में कोई लगा के लोन ले ले या कुछ और कर ले तो मार्कशीट आएगी, परंतु कौन कौन एनरोल है, उस बैच में कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन साथ में था, कौन कौन नहीं था, ये जो है वो उस पेपर की तरह है जो कोई दूसरा व्यक्ति भी अपने लिए मानेगा कि वास्तव में मेरा रिकॉर्ड है कि नहीं है वहाँ, तो वो ऑटोमेटिक वो चीज़ें आ जाएंगी। तो ये बैलेंसिंग की ज़रूरत है राइट टू नो और राइट टू प्राइवेसी के बारे में। इसी तरह प्राइवेसी ये भी डिपेंड करती है कि किस हद तक आप अपने आप को पब्लिक की स्क्रूटनी के लिए ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप व्यापारी हैं, एक इंडिविजुअल हैं, पॉलिटिक्स में आपका कम इंटरेस्ट है, तो आप पब्लिक स्क्रूटनी को लिए आप अपने आप को स्वयं कम ओपन करेंगे या अनावश्यक समझेंगे, भाई क्यों करें। इसी तरह से अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो आप स्वयं चाहेंगे ट्रांसपेरेंसी के लिए या पब्लिक व्यू बनाने के लिए इत्यादि के लिए कि अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को आप पब्लिक में ओपन भी करें। इलेक्शन लड़ते समय इंफॉर्मेशन मांगी भी जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब इलेक्शन है तो ये भी रहता है कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो ऐसी होती है जो आपसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन एसेट है इत्यादि है, क्या है क्या नहीं है, जब शायद मैंडेटरी भी हो गया है, आपसे मांगी जाती है। इसी तरह से क्या बोलते हैं, अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो चाहे अंगूठा छाप हो चाहे डिग्री हो आपके पास, आप दोनों के लिए काबिल हैं। परंतु अगर आप स्वयं बता रहे हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं स्वयं आप अपने आप को पब्लिक स्क्रूटनी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए ओपन कर रहे हैं। इसके लिए आपको बधाई, और इससे पीछे भी नहीं हटना चाहिए। तो यहाँ प्राइवेसी के लिए आपने अपनी प्राइवेसी को जनहित में स्वयं जनता की स्क्रूटनी के लिए कुछ पार्ट रख दिया। ये बैलेंसिंग से मुझे याद आया राइट टू प्राइवेसी और राइट टू नो के विषय में, कि प्राइवेसी के नाम पर आप पता लगा किसी केस में फंसे हैं या गवर्नमेंट क्राइम से रिलेटेड है, FIR हो गई है, कुछ भी ये सब हो गया है, तो फ़ोन भी आपका लाइफ में प्राइवेट पार्ट भी एक तरह से हो गया है कि आप पासवर्ड कोई ऐसे नहीं ले सकता। जस्टिस अभय ओखा और जस्टिस उज्ज्वल भुवन का ऐतिहासिक जजमेंट जो शायद ED से रिलेटेड एक केस में था, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई केस है, FIR है इत्यादि है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट का नो, राइट टू नो वहाँ पे आएगा। और ये बैलेंस की ज़रूरत है, जिस बैलेंस की बात जी हाँ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने राइट टू प्राइवेसी 2017 के जजमेंट में किए। इसी तरह से हमें अधिकार क्यों मिले हैं, अपनी इंडिविजुअल में हमको शांति से सोच सके, कायदे से कहीं अपनी स्पेस में, पर्सनल स्पेस में रह सकें ना। तो एक कोर है, राइट टू प्राइवेसी एक कोर है, जैसा कि जस्टिस नरीमन साहब ने अपने उसी राइट टू प्राइवेसी के जजमेंट में, वो एक कोर है। और इस कोर को वास्तव में हम राइट टू नो को सीमित ना करें, बल्कि राइट टू प्राइवेसी को डिफाइन कर लें, या किन प्रिंसिपल्स के आधार पर केस बाय केस बेसिस पे ये डिफाइन होंगे, डिसीजन लिए जा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि के द्वारा, या राइट टू नो की क्वेरीज में इन प्रिंसिपल को अप्लाई किया जा सकता है कि वास्तव में प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है कि नहीं। इन प्रिंसिपल को अप्लाई, गाइडलाइंस की यहाँ पे ज़रूरत, आवश्यकता पड़ती है कि इन प्रिंसिपल के दायरे में है। जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कि इन सेट्स में है तो ठीक है, नहीं तो आप एक्सप्रेस करने। इसी तरह से राइट टू प्राइवेसी में जब गाइडलाइंस आ जाएगी कि इन प्रिंसिपल्स के आधार पर क्या प्राइवेसी को वो वायलेट कर रहा है कि नहीं राइट टू नो, अगर इन गाइडलाइंस से बाहर है तो ऑफकोर्स एवरीथिंग इज ओपन टू पब्लिक। और राइट टू नो के ये कोर के बाद
राइट टू नो से ही अप्लाई करते करते आप राइट टू नो जब फ्री कर देंगे आप, तो वास्तव में एक आप वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को जन्म लेंगे, और वास्तव में करप्शन फ्री डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी, अकाउंटेबल डेमोक्रेसी, अपनी जो हमने सरकार चुनी है वो हमारे लिए ही कार्य करेगी, हमारे लिए ही लॉ बनाएगी ना। और हमारे स्वयं के हमने जो चुना है ना, वो वास्तव में अपने लिए नहीं चुनते हैं। ऐसा नहीं कि हम ही लोग खा पी के मस्त हो जाएं। अरे हमारे आगे की जनरेशन के लिए भी जिम्मेदारी बनती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना। तो उनके लिए क्या कर रहे हैं? तो एक्चुअली में राइट टू नो इसलिए इम्पॉर्टेंट है हर एस्पेक्ट्स में, और जीवन के हर एस्पेक्ट्स में हम डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, हम डेटा प्रोसेसर हैं। वास्तव में हमारी संविधान में फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रेस का भी जिक्र नहीं है, वो जिक्र वहाँ पे वास्तव में इंडिविजुअल का है। आपको प्रेस को मान लिया जाता है, इंडिविजुअल की ये अहमियत है। और आज जब हमारे आपके पास फ़ोन है, सोशल मीडिया है, हम पब्लिशर, हम डायरेक्टर, हम कम्युनिकेटर, तो राइट टू नो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और डेमोक्रेसी में हमारे डिसीजन लेने की क्षमता, कलेक्टिव डिसीजन लेने की क्षमता, अपने मन से डिसीजन लेने की क्षमता, अपने विविध डिसीजन लेने की क्षमता। लेकिन डिसीजन कैसे होंगे? बिना राइट टू नो के, बिना इन्फॉर्म डिसीजन जब ले ही नहीं पाएंगे हम, तो फिर हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट कैसे चुन पाएंगे? और जो एक गवर्नमेंट जो है, जो अकाउंटेबिलिटी और वादा के बात पे आती है, तो उनको कैसे परख पाएंगे? तो इसलिए राइट टू नो फंडामेंटल है, और राइट टू नो वो सबसे बड़ा स्फीयर बनाती है, सबसे बड़ा स्पेस बनाती है जो डेमोक्रेसी को डिफाइन करती है। पर वो कुछ एक स्पेस बिंदु, इनर सर्किल छोड़ देती है राइट टू प्राइवेसी का। और इसी राइट टू नो को जब हम बहुत अच्छे से एक्सपैंड करके यूज कर रहे होते हैं, तो हमें यह भी एहसास होता है कि इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट, आउटर लिमिट क्या है। ये आउटर लिमिट और कुछ नहीं, जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं वो देश की सीमाओं के अंतर्गत, देश की सिक्योरिटी के अंतर्गत, हमारे फॉरेन रिलेशंस के अंतर्गत, इनके अंदर ही हम कर सकते हैं। और जब कभी भी नेशनल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट जी, और इस तरह के अब चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पर स्टेट का विवेक जो होगा, ऑफ कोर्स राज्य जो है, इंस्टीट्यूशन है, फर्स्ट अमंग इक्वल्स, और जो एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले भाई वही अफेक्ट करता है, तो उसका विवेक, उसका डिसीजन फर्स्ट अमंग इक्वल, उसका डिसीजन को प्राइमेसी देनी पड़े। ये है आउटर सर्किल। अरे हम अपने से नहीं सब कुछ सोच रहे हैं। याद आ गई एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एक ऐतिहासिक केस में, या शायद लोहिया साहब का केस था क्या, जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब का जजमेंट। जी हाँ, जस्टिस नरीमन के वीडियो सुनते सुनते कुछ थोड़ा इम्प्रूव मैं कर रहा हूँ, कहीं कहीं अब गलतियाँ थोड़ी सब धीरे धीरे कम होंगी, तो कुछ वहाँ से अडेप्ट करने की कोशिश, मैं भी एकदम उसी तरह नहीं, एक अलग ढंग से। तो इस बैलेंसिंग की आवश्यकता है। एक्चुअली में हमको डेटा प्रोटेक्शन, डेटा सिक्योरिटी, फाइन इत्यादि, या राइट टू नो पे आर्बिट्रीनेस से काम नहीं चलेगा। राइट टू प्राइवेसी को बहुत अच्छे से डिफाइन करके, उसके लिए गाइडलाइंस बनाकर कि राइट टू नो अगर इन गाइडलाइंस और इस प्राइवेटी के एस्पेक्ट्स के बाहर जा रहा है, राइट टू मतलब इनको नहीं ब्रीच कर रहा है स्कोर को, तो ओपन है। बाउंड्री फाइनल बस वही होगी, नेशनल सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, फॉरेन रिलेशंस की। जी हाँ, अभी सौरभ शुक्ल साहब का रेड माइक सुन रहा था, एक इंटरव्यू, जहाँ रेपुटेटेड जो हमारे लायर हैं प्रशांत भूषण साहब, उनको सुन रहा था, जो आरटीआई के जो बहुत कंट्रीब्यूट किया, अंजलि भारद्वाज जी को, एमिनेंट जो रिपोर्टर हैं, उनको सुन रहा था। तो इस संदर्भ में हमने भी कुछ एक्सप्रेस करने की आवश्यकता समझी। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों पर वो ऐतिहासिक मोमेंट फिर से रिपीट होने वाला है, या होने की उम्मीद
है, क्योंकि इन दोनों के मध्य एक बैलेंस की आवश्यकता है, और वो बैलेंस बहुत छोड़िए, वो तो हमारा थोड़ी ना काम, वो तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय का काम। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर। तो वहीं हाँ, सत्य हिंदी पर सतीश केसिन साहब को चाहे मैं सहमत हूँ चाहे ना सहमत हूँ, लेकिन उनका जो प्रेडिक्शन है पता नहीं कैसे सही हो जाता है। कई बार उनकी प्रेडिक्शनों से मैं थोड़ा नाराज़ भी हो जाता हूँ, लेकिन अक्सर वो सही हो जाता है। सतीश केसिन साहब जो अक्सर सत्य हिंदी पर, उनके प्रेडिक्शन बहुत क्या बताएं। तो वहीं श्रवणकर साहब और विनोद शर्मा साहब को आप भी सुनते रहिए, दीपक शर्मा साहब, आत्रेय साहब, और तो हाँ, एक इमिनेंट लॉयर साहब हैं अरोड़ा साहब को, जी हाँ, अशोक वानखेड़े टाइगर साहब, और अभिषेक कुमार जी के साथ। उम्मीद है एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। दीपक शर्मा शो है राइट टू प्राइवेसी का बहुत अच्छा एपिसोड था, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सर।